नमस्कार दोस्तों, तो मैं यहां पर आप लोगों को सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर से, सबसे फर्स्ट पार्ट से, जो कि है पार्ट 1, जिसका नाम है अलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कि बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी और क्रमचय समचय, इससे रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पिछले बार आया था वो सेट से रिलेटेड था। ये जो सेट 1 का एग्जाम हुआ था उसके बारे में बता रहा हूं। सेट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट आपको एक दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट U, ये यूनिवर्सल सेट है U, और उसके एलिमेंट जो है, अच्छा सेट को देखो मैंने पढ़ाया हुआ है कि उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो अभी ये यूनिवर्सल सेट जो है अभी सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें बोल रहे यूनिवर्सल सेट U है, सेट A है, सेट B है, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट U की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट U की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ये x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 11x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो सबसे पहला काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहां बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये घात 5 का एक इक्वेशन है, मतलब डिग्री 5 का एक इक्वेशन है। तो इसके जब सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब x के जब मान निकालेंगे, तो वो कुल मिला के 5 मान आएंगे, जिसमें कि इससे जो दो वैल्यू आएगी वो यहां से मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर को जब 0 की इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो दो वैल्यू, x की दो वैल्यू, एक 0 और दूसरी भी 0, वो यही मिल गई। बाकी जो वैल्यू मिलेगी वो इनको सॉल्व करने से मिलेगी। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहला तरीका तो यह है कि इसको फैक्टराइज किया जाए किसी तरीके से। दूसरा तरीका है कि ये जो आखिरी का जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर निकाल लो और उसको पुट कर करके देखो कि कौन सी वैल्यू पे ये वाली जो टर्म है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाती है। तो देखिए अगर मैं x की जगह पे 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, और यहां पर माइनस 6 मतलब कितना है -12। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो हमें दो वैल्यू मिल गई x की। अब अगली वैल्यू, तो 6 के और कौन से फैक्टर होंगे, तो एक तो हमने 1 देख लिया, अगला फैक्टर देखते हैं 2 रख के, क्या 2 इसका फैक्टर होगा। अगर मैं 2 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में 22 हो जाएगा। तो 8 और 22 हो गया 30। अगर यहां पर 2 डालूंगा तो क्या होगा, देखो ये 2 दूनी 4, 6 चौका 24, 24 और 6 30, तो प्लस 30 माइनस 30 मतलब क्या हो गया 0। तो x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब अगली वैल्यू निकालते हैं, तो x की जगह पे अब डाल देते हैं 3। अब अगर मान लीजिए x की जगह पे मैं 3 डाल रहा हूं तो 3 3 9 3 27 हो गया, और यहां पर 27 और 11 3 33 मतलब कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब यहां पर डालते तो 3 3 9 6 9 54 माइनस 54 और माइनस 6 मतलब माइनस 60, तो प्लस 60 माइनस 60 क्या हो गया 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, ये भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब हमें यूनिवर्सल सेट U जो है उसके एलिमेंट मिल गए टैबुलर फॉर्म में। अभी आपको टैबुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, ये किस में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 1 2 3, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम सेट A के भी वैल्यूज निकालेंगे, और उसके लिए हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी किया जा सकता है, या फिर अगर चाहे तो
x की वैल्यू पुट करके भी देख के कर सकते हो। तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे 2 और 3, आप रख के देख लो, x की जगह 2 डालो और फिर 3 डालो, दोनों इस चीजों को सेटिस्फाई करती है। फिर उसके बाद जब सेट बी के एलिमेंट निकालोगे तो वो एलिमेंट आएंगे 1 और 2, तो यहां पर सेट बी के एलिमेंट आ गए 1 और 2, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप निकाल लो a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब जो a और b दोनों में आ रहा है वो एलिमेंट, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, वो है 2। तो यहां पर a इंटरसेक्शन की b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 आएगी, एक ही एलिमेंट आएगा। अब आपको क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट को हटा दिया जाता है जो कि इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो 0 1 2 3 में से आप 2 को हटा दो तो क्या बच जाएगा, यहां पर 0 1 और 3 ये बच जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब कि 0 1 3। अगला जो क्वेश्चन है वो ये भी क्वेश्चन आपका पिछले बार आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं, आज के इस लाइव क्लास में मैं पिछले बार इसी एग्जाम में जो गणित का एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस को ले रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस ढंग की है, क्या आप इन क्वेश्चंस को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। फिलहाल मैं जगह बनाने के लिए एक पार्ट को यहां पर से हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रश्न में। यहां लिखा हुआ है लेट लैम्डा एंड अल्फा आर रियल नंबर्स। तो लैम्डा और अल्फा रियल नंबर्स है ऐसा दिया हुआ है, और यहां पर आपको इक्वेशन दी हुई है। कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन है लैम्डा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा जेड इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस कॉस अल्फा वाई प्लस साइन अल्फा इंटू जेड, और तीसरी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिख रही है। तो आपको 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन यहां पर दिख रही है। अब आपको क्या बोल रहा है, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होता है जब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, सारे की वैल्यू क्या होती है 0। तो ऐसे केस को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला जाता है। ये कौन सा केस है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है, अतुच्छ समीकरण का केस है, अतुच्छ सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो या इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट जो होता है वो इज इक्वल टू क्या हो, या इसको अभी ये वाले डिटर्मिनेंट वाले पार्ट को अभी रहने देते, पहले मैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, या तो x या तो y या तो z, इन तीनों में से कोई भी एक जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो जब भी आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन बोली जाएगी तो आप सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करोगे, जो भी उस इक्वेशन के कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बनेगा उसके डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 0 करोगे। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को हम 0 करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में जो ए है उनके एलिमेंट क्या होंगे, तो ए के एलिमेंट होंगे ये जो एक्स के जो कोफिशिएंट है वो सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा, मतलब कि यहां पर क्या आ जाएगा लैम्डा। y का जो कोफिशिएंट है वो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, मतलब कि साइन अल्फा, और जो z का कोफिशिएंट है वो तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, मतलब कि कॉस अल्फा। फिर उसके बाद सिमिलरली यहां पर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट -1
साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या लेना होता है, 0। तो यहां पर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लैम्डा की वैल्यू 1 है, अल्फा निकालना है। तो यहां लैम्डा की जगह पे 1 डाल दो। लैम्डा की जगह पे 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा -1 साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, और डिटर्मिनेंट खत्म करके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर ये चीज। अब देखिए आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालनी। अब देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है वो यहां पर लगाइए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इससे ये डिटर्मिनेंट आसान हो जाए, ये इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं उसको यहां लिख भी रहा हूं। R1 मतलब कि रो 1 में हम अप्लाई करेंगे R1 प्लस R3। तो यहां पर हम, ये हमारा रो 1 है, इसमें रो 3 को ऐड कर देंगे। तो जब ऐसा ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो देखते हैं क्या होगा डिटर्मिनेंट में बदलाव। तो देखिए जो भी बदलाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले रो में होगा। तो पहले रो का ये जो पहला एलिमेंट है वो -1 + 1 के कारण क्या हो जाएगा, 0। फिर दूसरा एलिमेंट साइन एक्स साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फा। फिर तीसरा एलिमेंट कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा ऐड होके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस है इसलिए 0। फिर बाकी सारे रो एज इट इज होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनको मैं बता दूं, मैं 2019 व्याख्याता गणित में आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा रहा हूं स्टार्टिंग से। जो आपका सेट ए आया था उसके क्वेश्चन 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया, क्वेश्चन 2 करा रहा हूं। तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको इज इक्वल टू हमने कर दिया 0। अब देखिए यहां पर अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं। अब यहां पर इस डिटर्मिनेंट को हम पहले रो को लेके एक्सपांड कर देंगे। पहले रो को लेंगे तो ये एलिमेंट को छोड़ दो, सीधा ये एलिमेंट आएगा और ये आ जाएगा -2 साइन अल्फा। ये आपको पता है माइनस क्यों लगता है, ये वाले एलिमेंट के कारण। फिर डिटर्मिनेंट, इस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट, मतलब कि 1 साइन अल्फा -1 माइनस कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर आ गया -2 साइन अल्फा, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस अल्फा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस और एक और माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस, और इस वजह से ये एलिमेंट कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए -2 को उधर ले जाके 0 कर दीजिए, क्योंकि वो तो 0 होगा नहीं। तो यहां पर बचा साइन अल्फा और ब्रैकेट के अंदर में बचा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब या तो साइन अल्फा का मान 0 होगा या फिर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इसका मान 0 होगा। अब साइन अल्फा कब 0 आता है, साइन अल्फा 0 पे भी 0 आता है, 180 पे भी 0 आता है, 360 पे भी 0 आता है। मतलब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो साइन अल्फा साइन n पाई पे 0 होता है। जब भी आपको पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मिले, चाहे 1 पाई 2 पाई 3 पाई जो भी हो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई। ये अल्फा की एक सॉल्यूशन है, एक वैल्यू है। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाले वैल्यू को जब हमने 0 किया तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में लिख देते, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब tan अल्फा का जो मान है वो कितना हो गया, 1। अब 1 tan की टेबल में कब आता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन पे। अब इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/4, फिलहाल तो यह है tan π/4। अब हमें इसका अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो मैं रिकॉल कराता हूं जनरल सॉल्यूशन का क्या तरीका होता है। अगर tan x इज इक्वल टू tan थीटा है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला।
तो यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब कि क्या, पाई बाय 4। तो अल्फा की ये आ गई हमारे पास दूसरी वैल्यू। तो एक वैल्यू है एन पाई और दूसरी वैल्यू है एन पाई प्लस पाई बाय 4। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो देखो यहां पर ये वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऑप्शन सी, एन पाई प्लस पाई बाय 4 और एन पाई, मतलब कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक और चीज यहां पर मैं बता दूं, जैसे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर सीधे तरीके से इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं गया। दूसरा जो तरीका आपके पास एक और है, वो कभी कभी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो ये है कि आप यहां पर n की अलग अलग वैल्यू पुट करके एंगल निकाल लो और यहां पर पुट करो, तो वो कभी कभी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और कभी इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सॉल्यूशन से वैल्यू को पुट करके आंसर निकालो या जो क्वेश्चन दिया उसी को सॉल्व करके सही ऑप्शन की खोज करो। क्लियर ये चीज? चलिए, तो अगला प्रश्न फिर से आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं फिर से बता दूं, सेट ए 2019 में व्याख्याता की जो भर्ती हुई थी उसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर आया था लेक्चरर की भर्ती के लिए, उसके सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले बार कट ऑफ बहुत ही कम गया था, मतलब कि पेपर अच्छे डिफिकल्टी लेवल वाला था। तो वो सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको कितने अच्छे और इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो तरीके मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सामने आपको दिख रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पर ये एक समीकरण दिया हुआ है और इसके जो मूल है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। अब आगे क्या बोल रहा है, गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। गामा और डेल्टा जो है वो ये दूसरे दिए हुए इक्वेशन के रूट है, मूल है। तो ये बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर इन जीपी, जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में उसे गुणोत्तर अनुक्रम बोला जाता है। तो यहां अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये चारों जीपी में है। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी पी और क्यू की, ये आपको पूछ रहा है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब पूर्णांक मान, मतलब कि 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, आपको ऐसी वैल्यू क्या होगी पी और क्यू की, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो जगह बना लेते हैं यहां पर सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है x², पहले मैं रूट्स को लिख देता हूं। रूट्स जो है, पहले का जो रूट है अल्फा और बीटा, दूसरे का रूट जो है वो है गामा और डेल्टा, और ये चारों रूट्स किस में है, ये चारों के चारों रूट्स जीपीए में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। मतलब अगर मान लो पहले टर्म अल्फा को अगर मैं ए लूं तो जो बीटा की वैल्यू है वो a इंटू आर हो जाएगी, गामा की वैल्यू जो है वो a इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू जो है वो ए आर का क्यूब हो जाएगी, क्योंकि ये जीपी में है इसलिए कॉमन रेशियो इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमको सारी वैल्यू मिल गई। अब आते हैं जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन दी हुई है, x² माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, वो क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा की जगह आ गया a, बीटा की जगह पे आ गया AR इज इक्वल टू -b, b मतलब x का कोफिशिएंट, वो क्या है यहां पर -1/a, वो भी क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका मतलब अगर मैं a कॉमन निकालूं तो a कॉमन निकलने के बाद 1 + r बचेगा, जिसका मान कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर आपको एक इक्वेशन मिल गई, a अंडर ब्रैकेट 1 + r इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर 1 हो गया। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, और दूसरा इक्वेशन आपके पास है x² माइनस 4x प्लस q इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर मैं सेम अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस का लगाऊं तो इसके जीरोस या इसके रूट्स क्या है, गामा और डेल्टा। तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -b/a, मतलब ये हो जाएगा -4/1। इसका मतलब गामा प्लस डेल्टा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो ये आ गया गामा प्लस डेल्टा का मान। और गामा और डेल्टा की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर गामा की वैल्यू है AR² और डेल्टा की वैल्यू है AR3। तो अगर यहां पर मैं उसकी वैल्यू रखूं AR² प्लस AR3 इज इक्वल टू 4,
अब अगर हम यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 प्लस आर बचेगा इज इक्वल टू हो गया 4। तो आपको एक और इक्वेशन मिल गई और वो क्या मिली, ए आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या मिल गया 4। अब देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी इसका मान निकाल लिया था a इंटू 1 प्लस आर का। अब इसकी और इसकी जगह पे हम इसका मान रख सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा आर स्क्वायर और ये सब की जगह तो 1 आ गया है इज इक्वल टू कितना हो गया 4, जिससे आपके आर की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी +2 और आर की दूसरी वैल्यू आएगी -2। ठीक है, अब अगर मैं r की वैल्यू +2 रख देता हूं, मान लेते हैं पहली इक्वेशन में ही, अगर r की जगह पे +2 रख दूं, थोड़ा सा जगह देख के बनाते हैं, r की जगह +2 रख दूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। उसी तरीके से जब यहां पर a की वैल्यू निकालो जब r का मान -2 है तब ये क्या हो जाएगा 1 - 2 मतलब -1, जब इधर जाएगा तो 1 और -1 मतलब क्या हो जाएगा -1। तो ये a और r के हमें दो मान मिल गए, दो पेयर्स मिल गए। क्लियर ये चीज। अब देखिए एक और जो प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस की, वो क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो यहां पर अल्फा का जो मान है वो क्या है a है, बीटा का जो मान है वो क्या है AR है, इज इक्वल टू -b/a। तो यहां पर हमने लिख दिया माइनस। अब b देखिए यहां पर पहली इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, b की वैल्यू एक मिनट सॉरी इसमें करेक्शन कर रहा हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है, सॉरी इसको करेक्ट कर लो, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो C का मान यहां पर क्या है P, तो C की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर P/A, तो A का मान यहां पर क्या दिया हुआ है 1, तो ये P/1 आ जाएगा। तो P का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A²R हो जाएगा। अब देखिए अगर फर्स्ट केस में मैं A की जगह पे 1/3 रखूं तो ये 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, और R का मान तो 2 है तो 2/9, तो P का मान आ जाएगा 2/9। लेकिन यहां पर इसने क्या बोला है कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो इसका मतलब A और R की ये वाली वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो अब कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहां पर a की जगह हमने रखा -1 और r का मान हमने रखा -2, तो जो p का मान है वो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसका मतलब इनमें से a b c ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एक्चुअल में कौन सा करेक्ट है उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा q, तो q निकालने के लिए फिर से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, तो गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू C/A। C मतलब क्या हो गया Q और A की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब गामा का मान क्या है AR² और डेल्टा का क्या है AR3, तो यहां पर आ जाएगा AR² इंटू AR3 इज इक्वल टू ये हो गया Q, मतलब ये आ जाएगा A² R⁵ इज इक्वल टू Q। अब A और R का मान यहां से रख दो, तो A की जगह पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर और R की जगह पे आ जाएगा -2⁵। तो यहां से आपको Q का मान कितना मिल जाएगा -32 मिल जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, P-2 और Q -32। क्या ये सबको क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं फिर इस प्रश्न को सॉल्व करना। तो क्या लिखा हुआ है, लेट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, यहां एक्चुअल में ये ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसे कि आयोटा क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, वैसे ही ओमेगा जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, तो यहां ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड S बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस। तो सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है मैंने पहले भी बताया, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर S जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है, शून्य नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं ये वो मैट्रिक्स है S, ईच
ए बी एंड सी इज आइदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए बी सी का जो मान है या तो वो ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा, ऐसा ये बोल रहा है। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन सेट एस इज, तो ये जो सेट एस है उसमें कितने अलग अलग मैट्रिक्स बन सकते हैं अगर ए बी सी के इस तरह से हम अलग अलग मान रखें तो, जो कि क्या होने चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जैसे मैंने बताया ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट है 1 ए बी ओमेगा 1 सी और यहां पर हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ए, ये डिटर्मिनेंट, इस पूरे डिटर्मिनेंट का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट रो को लेके। तो अगर मैं इसको फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड करता हूं तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस ओमेगा सी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने वैसे बता दिया है तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। माइनस a, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा a माइनस ओमेगा स्क्वायर सी, फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा प्लस b, और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए आगे सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जो बचा उसको लिखता हूं a माइनस ओमेगा सी, फिर यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस a स्क्वायर इंटू ओमेगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म तो वैसे ही 0 हो गया, और ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए इसलिए क्या लिखेंगे यहां पर नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको फैक्टराइज करते, सिंप्लीफाई करते, देखते किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये वाले दोनों टर्म्स को एक साथ लाता हूं जिसमें से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, और ये दोनों टर्म्स को एक साथ लाता हूं जिसमें से हम ओमेगा सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने a माइनस ए स्क्वायर ओमेगा को एक साथ लिखा, और बाकी जो बचे हुए टर्म्स थे उसमें से जैसे पहले ये वाला टर्म लिख दिया ए सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी, इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से a कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा 1 माइनस ए ओमेगा बचेगा, यहां से क्या कॉमन निकलेगा माइनस ओमेगा सी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां बच गया 1 माइनस ए ओमेगा बच गया, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या होगा 1 माइनस ए ओमेगा हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा a माइनस ओमेगा सी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 माइनस ए ओमेगा 0 नहीं होना चाहिए और a माइनस ओमेगा सी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब a ओमेगा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर a का मान 1 अपॉन ओमेगा के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू कितना, नीचे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ओमेगा क्यूब, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो a नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, तो a का मान ओमेगा स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब इसमें बोल रहा है a और b का जो मान है वो या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर बोल दिया कि a का मान ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब a का एक ही मान हो सकता है, वो क्या हो सकता है ओमेगा हो सकता है। अब a के मान के ऊपर b का मान डिपेंड करता है, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा c, तो जो c का मान है वो a अपॉन ओमेगा आ जाएगा, a नॉट इक्वल टू लगेगा यहां पर। अब a का मान ओमेगा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो c का मान यहां अगर मैं a की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दूं तो क्या हो जाएगा यहां पर c का मान ओमेगा नहीं होना चाहिए, कुछ इसी तरीके का आएगा, समझ में आई चीज। तो यहां पर c का मान ओमेगा के a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो c और a का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका मतलब अच्छा ये b की कंडीशन यहां पर आ ही नहीं रही है, मतलब b का मान कुछ भी हो सकता है नॉन सिंगुलर होने के लिए। तो अगर पूरी कंडीशंस को देखा जाए तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है
यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है कि ए और सी के एक ही मान तय है, लेकिन बी के दो मान हो सकते हैं, या तो ओमेगा हो सकता है या तो ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ए की जगह पे जब मैं पुट करूंगा ओमेगा, तो सी की भी एक ही वैल्यू आएगी, उसमें बदलाव नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर या जो भी होगा ओमेगा। लेकिन बी का दोनों मान हो सकता है, इसका मतलब एस के दो अलग अलग मैट्रिक्स बन सकते हैं। जब एक बार बी का मान ओमेगा ले वो एक मैट्रिक्स, और जब बी का मान ओमेगा स्क्वायर ले तो दूसरा मैट्रिक्स। तो इसका मतलब सिर्फ दो ही ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो पिछले बार पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं अगले प्रश्न में। ये लिखा है लेट आर बी द रिलेशन। अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद भी आपको यहां दिख जाएगा सारे प्रश्नों का। तो पहले मैं दोनों भाषाओं में इनको समझा दूं। क्या लिखा है, लेट आर बी द रिलेशन in the set of integers defined by a or b if and only if a and b both are neither even nor odd। मतलब मान लो कि एक संबंध है r जो कि पूर्णांकों के समुच्चय पे परिभाषित है। मतलब ये जो संबंध r है ये दो सेट्स दो समुच्चय पे है, जिसमें पहला और दूसरा दोनों पूर्णांक है, मतलब कि इंटीजर्स है। और ये बोल रहा है ए और बी ये दोनों रिलेटेड होंगे या इन दोनों पे संबंध परिभाषित होगा अगर ए और बी दोनों ही ना तो सम हो और दोनों ही ना विषम हो। मतलब ये ए और बी उस रिलेशन में तब होंगे जब एक सम होगा और दूसरा विषम होगा, मतलब एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा, तभी ए और बी इस रिलेशन के एलिमेंट होंगे या फिर उसके अवयव होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इस चीज को लिख देता हूं ए आर बी, या फिर ऐसा भी लिखा जाता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इंप्लाइज मतलब इसका तात्पर्य ये है कि इस डेफिनेशन के हिसाब से ए एंड बी मतलब ए और बी बोथ आर नॉट इवन, मतलब दोनों सम नहीं होने चाहिए, एंड नॉट ऑड मतलब दोनों विषम भी नहीं होने चाहिए। तो एक सम होना चाहिए दूसरा विषम होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब बोलता है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा। तो मैं यहां पर एक बार कंडीशन आपको याद दिला देता हूं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है अगर a कॉमा ए रिलेशन R से बिलोंग करता है, जहां पर ए सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो उसे पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, तो सिमेट्री की कंडीशन ये होती है अगर a कॉमा बी इस रिलेशन R का अवयव है और ये बताता है कि b कॉमा ए भी उस रिलेशन R का अवयव होगा, तो उस केस में बोला जाएगा कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर ए बी इस रिलेशन R का अवयव है, बी सी इस रिलेशन R का अवयव है, और ये सत्यापित करता है कि ए सी भी इस रिलेशन R का अवयव होगा, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन R जो है ट्रांजिटिव है। अब चलिए हम ये देखते हैं कि क्या a कॉमा ए रिलेशन R का सेट होगा। कोई सेम नंबर अगर रिपीट हो जाए, मतलब अगर मान लीजिए पहला नंबर मैं 1 लूं तो दूसरा भी 1 आ जाए, तो क्या इस रिलेशन R के एलिमेंट होंगे। नहीं, क्योंकि रिलेशन R बोलता है दोनों इवन नहीं होने चाहिए, दोनों ऑड नहीं होने चाहिए। तो यहां पर दोनों ऑड नंबर हो गए, मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देख लो जहां पर रिफ्लेक्सिव बोल रहा था उस ऑप्शन को ही कट कर दो, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। बी तो वैसे भी नहीं बोल रहा था, सी भी नहीं बोल रहा था, और डी के बारे में तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री की कंडीशन क्या बोलती है, ए बी अगर आर का एलिमेंट है, बी ए भी आर का एलिमेंट होगा तो सिमेट्रिक होगा। तो अगर मान लेते हैं 1,2 अगर रिलेशन आर का एलिमेंट है, क्योंकि 1 जो है वो ऑड है, 2 जो है वो इवन है, तो क्या 2,1 भी रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा,
क्योंकि अगर इवन ऑड का ये कॉम्बिनेशन आर का एलिमेंट है तो ऑड इवन का ये भी होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसा हमेशा सत्य होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो नॉट रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। इसका मतलब बी और सी अभी दोनों सही हो सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन थर्ड केस में। थर्ड केस मतलब ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम अगर ऐसा ले, अगर 1,2 रिलेशन आर का एलिमेंट है, क्योंकि देखो एक ऑड है दूसरा इवन है, एलिमेंट होगा। 2,3 ये भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, क्योंकि एक इवन दूसरा ऑड हाजी होगा। तो क्या 1,3 ये भी आर का रिलेशन होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी ऑड ये भी ऑड, और कंडीशन बोलती है दोनों ऑड नहीं होने चाहिए, मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन बी यहां पर गलत हो गया, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। तो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा इसका। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इस तरह से। यहां पर ये दिया हुआ है, अगर हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सेट आपको दिख रहा है, मतलब ये एक इक्वेशन दिख रही है, और इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट है ये उसके बारे में बता रहा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर है या जो ब्रैकेट है ये एक सिंबल है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी रिकॉर्डेड क्लासेस में बताया है कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन भी बोला जाता है। ये क्या करता है, इस फलन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट दिया जाएगा उससे जस्ट पहले वाले महत्तम पूर्णांक को वो लिख देगा, पूर्णांक को लिख देगा, इंटीजर को लिख देगा। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लिया जाए अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं 2.3, तो 2.3 के पहले आने वाला पूर्णांक कौन सा है? 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2। अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2। अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं 2.99999, तो उसके पहले आने वाला पूर्णांक कौन सा है? 2, तो क्या आ जाएगा? 2, कुछ इस तरह से। अगर आता है 2.01, तो इसके पहले आने वाला पूर्णांक क्या है? 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर 1.9 लिखा जाए तो उसके जस्ट पहले आने वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1। अब नेगेटिव नंबर में ये चीजें थोड़ी बदल जाती है। जैसे अगर 0.2 है तो महत्तम पूर्णांक क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अगर -0.2 है तो -0.2 के पहले आने वाला जो महत्तम पूर्णांक है वो हो जाएगा -1। -2.3 है तो उसके पहले आने वाला महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव में है तो उसके जस्ट पीछे वाला नंबर लिया जाएगा, तो नेगेटिव में उससे छोटा नंबर हो। तो कुछ ये होते हैं महत्तम पूर्णांक फलन के फलन, कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इन फलनों की परिभाषा क्या है या किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अच्छा, तो यहां पर ये बोल रहा है इस महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो महत्तम पूर्णांक, ये जो अंदर में जो टर्म दी हुई है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका मान 1 कब आएगा? इसका मान तब 1 आएगा जब ये 0 से, जब ये 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा तब। अगर अंदर वाले का मान 1 के बराबर है तो 1 आएगा, या फिर 2 से छोटा होगा तब। मतलब ये जब 2 से छोटा होगा, इसका मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। 1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। समझ में आया? उस केस में ये जो पूरा फंक्शन है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है इसमें कौन सा इक्वेशन सही है। तो देखिए आपको जो भी इक्वेशन दिए हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं? 2x + 3y, 2x + 3y, 2x + 3y, कुछ इस तरह से। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस पूरी इनइक्वालिटी वाली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, यहां पर मैंने 1 लिख दिया जबकि यहां पर क्वेश्चन में कितना है? 5 है, तो करेक्शन चेक कर लेना। पूरी इनइक्वालिटी में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15।
जब ये 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 15। जब ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x। जब ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3y बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा लेस देन 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 30 बन जाएगा। अब देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है। क्लियरली आपको दिख रहा है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो। -15 से बड़ा या उसके बराबर 30 से छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। क्लियर है ये चीज सभी को। तो ये सबसे आसान प्रश्नों में से एक था, अगर आपको इस महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में पता हो तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए द नंबर दिस इज मल्टीपल ऑफ, तो ये नंबर इसमें से किसका मल्टीपल है। मतलब अगर कोई भी हम प्राकृतिक संख्या ले ले n, तो n के कौन से मतलब n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो उसमें ये वाला जो पूरा फलन आपको दिख रहा है ये किसका गुणनफल होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का जो मान होता है n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 इस तरह से होती है। मान लिया जाए अगर हम n की जगह पे 1 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 1 प्लस 15 इंटू 1 मतलब 15 माइनस 1, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 4 और 15 19 में से एक गया था मतलब कितना बच गया 18। तो 18 का गुणांक कौन सा है, कौन सा 18 का मल्टीपल है, तो वो है 9। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो आप एक और वैल्यू ले लो, n की एक और वैल्यू पुट करके चेक कर लो। मान लो n की जगह पे 2 पुट करूं तो 4 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 16 प्लस 30 माइनस 1, ऐसे ही होगा। तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 1 मतलब 45 45। तो 45 का गुणांक कौन सा होगा, तो क्या होगा 9। देखिए 18 और 45 दोनों का कॉमन गुणांक कौन सा है 9, मतलब कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न भी काफी आसान सा प्रश्न था। अगर आपको ए का पता नहीं, कई क्वेश्चंस तो इतने आसान थे कि आपको उनके आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, लेकिन इतना कम अगर कट ऑफ गया है तो इसके ज्यादातर चांसेस है कि लोगों ने चॉइसेस गलत टिक कर दी होगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग उनकी ज्यादा हो गई होगी, इसी वजह से कट ऑफ पीछे चले गया। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर पेपर टफ आता है, कठिन आता है, तो हड़बड़ा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितने आपसे अच्छे से बन रहे हैं वो पूरे बनाइएगा। पेपर इजी आता है तो अपने आप कट ऑफ ऊपर चले जाएगा, लेकिन अगर टफ आएगा तो आपको चुने हुए क्वेश्चंस को बनाना है जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो, ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है, मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है। दूसरा जो एक और मैट्रिक्स दिख रहा है, सॉरी, इसका मान है 10b। अब क्या बोल रहा है, b इज इनवर्स ऑफ a, तो b जो है वो a का इनवर्स है। तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर b a का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a और b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। तो यहां पर आपको b का मान नहीं दिया, मैट्रिक्स b का आपको 10b का दिया, तो अगर b का मान निकालना है तो ये 1/10 इस तरह से यहां आ जाएगा और ये पूरा मैट्रिक्स बन गया हमारा। और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या 4 2 2, यहां पर हो गया -5 0 अल्फा, यहां पर हो गया 1 -2 और 3, ये हो गया मैट्रिक्स b, ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब देखिए यहां पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई से इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, a इंटू बी इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने पहले मैट्रिक्स ए को लिखा जिसके एलिमेंट है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और ये हो गया 1। फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी के लिए 1/10 सामने आएगा, फिर मैट्रिक्स बी के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे 4 2 2, यहां पर आएगा -5 0 अल्फा, यहां पर आएगा 1 -2 और 3,
और इस पूरे का मान आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका मान क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके बराबर हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1/10 तो स्केलर है, तो उसको बाहर में कहीं भी लिख दो, और इसको लिखने के बाद अब ये जो बाकी जो दोनों मैट्रिक्स बचे हैं इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो। अगर किसी का आंसर मेरे से पहले आ चुका है तो आप चैट बॉक्स में उस आंसर को लिख के बताइए, काफी अच्छा होगा, पता चल जाएगा मुझे आप लोग किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्या आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर्स अगर आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में बताइए, चाहे वो सही हो या गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम आपके आंसर्स मुझे पता चल जाने चाहिए। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से जिससे बनता है पहला एलिमेंट, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें ऐसा एलिमेंट, ऐसे रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है जिससे हमें अल्फा का मान मिल जाए। तो हम पहले रो को किससे मल्टीप्लाई कर देते, तीसरे कॉलम से, क्योंकि तीसरे कॉलम में अल्फा आ रहा है। तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट बनाएगा, ये वाला एलिमेंट बनाएगा, 1 3 वाला एलिमेंट। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 2। ठीक है, मैं सीधा उस एलिमेंट को लिख रहा हूं 2। फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +3, और इधर पे भी वही वाला जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है 0। अच्छा, बाहर में 1/10 है तो ये ध्यान में रखना, हालांकि अभी तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 0 नहीं होता तो उससे फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये 1/10 और यहां पर क्या आ जाएगा 2 + 3 5, तो ये हो गया 5 माइनस अल्फा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 10 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0, जिससे अल्फा का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5। तो अल्फा की वैल्यू 5, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और किस तरह से। हाँ, तो ये अगला प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो आपको उसका रेंज निकालना है, और यहां पर फिर से आपको वो फंक्शन, वो फलन दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कि महत्तम पूर्णांक फलन। रेंज का मतलब परिसर होता है, तो आपको इसका परिसर निकालना है। हिंदी में अनुवाद करके बताओ, मतलब y की वैल्यू, x की जो वैल्यू होती है उसको डोमेन बोलते हैं, y की जो वैल्यू होती है उसको रेंज बोलते हैं। तो यहां पर x का जो मान है ये इसने दे रखा है, x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन इंफिनिटी, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर x का मान 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा होगा, इसका मतलब ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। अगर हम मिनिमम वैल्यू 0 लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ये वाली, तो जो y का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा e⁻0 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। e⁻0 क्या होता है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो 0 होता है, तो अब ये 1/1, मतलब y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 आएगा। y की वैल्यू आ गई 1, मतलब y की एक वैल्यू 1 होगी जब x 0 होगा। अब अगर मान लो मैं x की अगली वैल्यू, अभी मैंने x 0 पुट किया था ना, x इज इक्वल टू मान लो अगर मैं 1 रखता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस 1। तो e⁻1 e होता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। e का जो मान होता है वो 2.7 के आसपास कुछ होता है, डिवाइडेड बाय 2, तो जब डिवाइड करोगे तो 1.3, मतलब 1 से बड़ा आ गया। तो y का मान 1 होगा, अगले बार 1.3 होगा, और जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जाएंगे तो y का मान बढ़ते जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि 0 नहीं हो सकता y का मान, तीसरा भी रॉन्ग हो गया। अब दूसरा और बी और डी ऑप्शन बचे हैं, तो यहां पर 1 क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब 1 इंक्लूडेड है, ये ओपन इंटरवल है क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर y का मान जो है 1 के बराबर आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने पिछले बार आए हुए पार्ट 1 से भाग 1 में से कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।
अगली बार हम भाग 2 पे जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, धन्यवाद।